हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, खंड क, इकाई 1, भारत, संसाधन एवं उपयोग। आपको मैं इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी बातें हैं लिटरली आपको बताने वाला हूं, और एकदम जो सरकारी बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, उसको मैं लिटरली आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे देखिएगा, इसमें कह रहा है कि भारत, संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संसाधन का महत्व। इसमें देखिएगा, आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। कहने का मतलब है कि आप जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो तमाम चीज़ें, जैसे आप पेन से लिखते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, आपके पास जो बेंच में बैठते हैं, ठीक है, जो डेस्क पर आप अपनी पुस्तकें रखते हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि संसाधन जो है ये भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। कहने का मतलब है कि भौतिक चीज़ें कौन कौन सा है, जैसे देखिएगा भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सभी भौतिक पदार्थ है। ये मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाता है। वहीं पर जैविक की बात यदि की जाए तो वनस्पति, वन्यजीव और जलीय जीव ये मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। यानी कि प्रकृति प्रदत्त हुई सभी पदार्थ जिसका प्रयोग मनुष्य अपने विकास के लिए करता है, संसाधन कहलाता है। इस तरह से भी डिफिनेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उपरोक्त भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही उपयोगी हो पाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि मृदा हमारे पास है तो हम उसको जब तक उस पर खोदेंगे नहीं, उस पर मशीन के सहारे या हल के सहारे उसको कोड़ेंगे नहीं, कुदाली के सहारे कोड़ेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से वो फसल नहीं पैदा कर सकता। कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग तकनीकी का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ें संसाधन नहीं बन सकता है। तो यही कह रहा है, भौतिक या जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवनोपयोगी बन सकता है और यह संसाधन बन सकता है। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशयों एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम और अन्य खनिज पदार्थ जो है पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीकी का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या और आवश्यकताओं की वृद्धि होती गई और इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानव जीवन निर्वाह के तौर तरीके, सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आज क्या ऐसा है कि कोयला पहले नहीं था? पहले भी कोयला था। क्या पहले जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नहीं था? यानी कि सभी के सभी जो चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन उस समय आदि मानव को तकनीक का जानकारी नहीं था, जिसके वजह से वह संसाधन नहीं बन पाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये तकनीक पाकर ये आदि मानव ज्ञानी मानव बन चुका है और इन तमाम प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों का प्रयोग अपने विकास के लिए करने लगा है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को अब ये किस में बदल दिया है? संसाधन में बदल दिया है। पहले कोयला भूगर्भ के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन उसको निकालने का हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए वह संसाधन नहीं था। लेकिन आज हमें यह ज्ञान हो चुका है, इसलिए यह क्या हो गया? एक संसाधन का रूप ले लिया है। देखिएगा, प्रायः परीक्षा में ये पूछा जाता है
वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का उल्लेख है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ छपा नहीं है, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। होते नहीं, संसाधन बनते हैं। संसाधन बनते हैं, याद रखिएगा, संसाधन बनते हैं। यानी कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। यह कथन जिम्मरमैन का है, आप इसको याद रख लीजिएगा। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है, इसलिए कि उससे धनार्जन होता है और उस धन का प्रयोग अपने विकास के लिए करता है, इसलिए वह क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। देखिए आपको ये क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछा भी जाता है, क्या मानव संसाधन है? तो मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि इनके पास तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है, उन तमाम चीज़ों को तकनीकी का प्रयोग कर मानव संसाधन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए मानव भी एक क्या है? संसाधन है। क्लियर? तो मानव भी क्या है? एक संसाधन है। आपको प्रश्न पूछा जाता है क्या मानव संसाधन है? तो बिल्कुल मानव एक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई चीज़ों को मानव अपनी तकनीकी के माध्यम से उसे संसाधन में बदलने का काम करता है। यही कारण है कि मानव भी एक संसाधन है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। यानी कि संसाधन जो होता है किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक मेरुदंड होता है, और जिस देश के पास जितना संसाधन होता है वह उतना ही विकसित होता है, और जिसके पास संसाधन का अभाव होता है या जिसके पास जो है ये संसाधन काफ़ी कम होता है, तो इसका मतलब है वो अंतर्राष्ट्रीय दौर में काफ़ी पिछड़ जाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, मानव का जो ये तकनीक है, जैसे पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, संस्थाएं हैं, ये मानव, यानी ये मानव ही सभी चीज़ों का प्रयोग करता है। तकनीकी का प्रयोग करके ये क्या बना देता है? संसाधन बना देता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। यानी जिसके पास प्राकृतिक संसाधन है वही क्या करते हैं? विकास करते हैं। जैसे जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों को विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आपके पास मान लीजिए कि संसाधन है लेकिन तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो क्या आप अपने देश का विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखिए एक बात है कि प्राकृतिक संसाधन जो है के मामले में जापान काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन क्या होता है कि उसके पास मानव संसाधन अत्यंत अच्छा है, तकनीकी दृष्टि से ये बहुत ही मजबूत है और उसका प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करता है और अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में ला दिया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मानव के द्वारा ही किसी भी चीज़ को, संसाधन को या विकसित देशों की कतार में हम ला सकते हैं। इसलिए संसाधन में कन्वर्ट करने के लिए तकनीकी दृष्टि से सबल होना, मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप इसको देख लीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर पहला जो विभाजन होता है ये उत्पत्ति के आधार पर होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है, एक होता है जैव, दूसरा होता है अजैव। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव होता है, दूसरा अजैव होता है। यानी कि यहाँ पर एक जैव एवं अजैव, याद रखिएगा, जैव और अजैव।
ये जैव और अजैव संसाधन होता है उत्पत्ति के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर यदि देखिएगा तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद देखिएगा तीसरा स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। एक नंबर व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। आप जो है इसको देख सकते हैं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आप इसको एक बार यहाँ से भी देख लीजिए, विकास की गति यानी विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। एक होता है संभाव्य, दूसरा होता है विकसित, तीसरा होता है भंडार और चौथा होता है संचित। यानी दिए गए चार्ट की मदद से भी संसाधन को समझा जा सकता है। जैसे देखिएगा एक चार्ट के माध्यम से संसाधन यहाँ है, तो प्राकृतिक संसाधन भी हो सकता है, ये मानवीय संसाधन भी हो सकता है। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग फिर दो भागों में बांट सकते हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय संसाधन में भी इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि सतत या अथवा प्रवाह, और दूसरा होता है जैव। और जैव संसाधन को भी दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीव संसाधन। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं, पुनः चक्रीय और दूसरा होता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय में क्या होगा, धातु है। उसके बाद अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन है। और मानवीय संसाधन में देखिएगा दो प्रकार के होते हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा होता है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो इस प्रकार इस चार्ट के माध्यम से भी आप संसाधन का क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा संसाधनों के प्रकार, अब हम लोग उसको डिटेल से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी गुण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन और अन्य प्राणी समुदाय, ये जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन में क्या होता है कि जैव संसाधन के तहत हम लोग क्या देखते हैं कि जिसमें जीव होता है, जैसे सजीव के सभी गुण मौजूद उसमें होता है, जैसे मनुष्य हुआ, वनस्पति हुआ, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है, इसलिए जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन क्या होगा दोस्तों, ये निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टाने हुआ, धातु हुआ, खनिज हुआ, बेंच, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में देखेंगे वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि जिसका लगातार प्रयोग कर लेने के बावजूद भी उसके भंडारण क्षमता समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो पुनः उसको आसानी से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और वन एवं वन्य प्राणी। इसलिए क्या होता है ना कि इसका लगातार प्रयोग कर लेने के बावजूद भी पुनः इसकी प्राप्ति आसानी से की जा सकती है, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय में देख लीजिएगा ऐसे संसाधन विकास जो है, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला इत्यादि। तो अनवीकरणीय संसाधन में क्या होगा, साधारण तौर पर इसको समझ सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसका लगातार उपयोग कर लेने के बाद उसके भंडारण क्षमता एक बार यदि समाप्त हो जाता है तो दोबारा उसकी आपूर्ति संभव नहीं हो, ऐसे संसाधन को ही अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्लियर हो गया। जैसे जीवाश्म संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि जो है, तो ये एक बार इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा, दोबारा इसकी आपूर्ति जल्दी संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। यानी स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत,
आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ऐसे संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड हुआ, घर हुआ, अन्य जायदाद हुआ, इस पर निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि पर निजी स्वामित्व होता है, इसलिए इसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसमें खास समुदाय का आधिपत्य होता है और जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे गांव में चारण भूमि, श्मशान, मंदिर, मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, स्कूल, कॉलेज, तालाब इत्यादि, ये क्या होता है? ये सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी जो उपलब्ध संसाधन हैं ये राष्ट्रीय संसाधन होता है और देश की सरकार का वैधानिक हक होता है। यानी वैसे संसाधन जिस पर उस देश की सरकार का वैधानिक हक होता है, उसका आधिपत्य होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और जो होता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है और ये तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। ऐसे संसाधन को ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ये भी आपको बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं विकास के आधार पर, यानी विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक नंबर में होता है संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान में, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। और विकसित संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह जो है ये बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता के आधार पर निर्भर करता है। तो ऐसे संसाधन को ही हम लोग क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। और भंडार संसाधन देखिएगा, भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। क्रियाकलाप में देखिए, अपने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर संभाव्य एवं संचित को संसाधन की एक सूची तैयार कीजिए। ये बच्चों के लिए है, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। संचित को संसाधन देखिएगा कि वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं। ऐसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं, वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित होते हैं, संचित को संसाधन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं संसाधन का नियोजन, यानी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। यानी कि नियोजन या संरक्षण कह सकते हैं। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता होती है।
तो इस प्रकार जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग यदि हम करते हैं तो यही संसाधन का नियोजन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ जो संसाधन संपन्न हैं, कई ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न भी हैं, यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा संसाधन है तो कहीं बहुत कम है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है, अन्य दूसरे प्रकार के संसाधनों में वो गरीब है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पायराइट जैसे खनिजों में धनी होता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, जहां जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। तो आज हम लोग संसाधन के नियोजन तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और भारत में संसाधन नियोजन ये अब हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लगातार इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, हर पॉइंट आपके दिमाग में आसानी से आ जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर को दूसरे दिन समाप्त कर देंगे, तीसरे दिन क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, आप लगातार हमारे वीडियो से बने रहिएगा ताकि पूरे चैप्टर को, पूरी किताब को हम लिटरली आप लोगों तक लाइन टू लाइन पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।